ओके, मोस्ट वेलकम आप सभी स्टूडेंट्स का श्री श्याम कॉलेज एजुकेशन ग्रुप में। हम लोग आज पढ़ेंगे बीएड इंटीग्रेटेड फर्स्ट में बीएड इंटीग्रेटेड फर्स्ट में हमारा जो सेकंड पेपर है, सेकंड जो पेपर है हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ेंगे। और ह्यूमन ज्योग्राफी में हमारी जो पांचवी जो यूनिट है उसके बारे में थोड़ी कंसल्ट करते हैं हम लोग। और पांचवी जो हमारी यूनिट है उस यूनिट में टॉपिक है हमारे एनिमल्स, टॉपिक है हमारा अधिवास सेटलमेंट, टॉपिक है हमारा अधिवास सेटलमेंट। आदिवास किसे कहते हैं? आदिवास है क्या? देखिए, आदिवास जो है वो एक बस्ती को कहते हैं। किसको कहते हैं? एक बस्ती को कहते हैं जहां लोग निवास करते हैं। और बस्ती की जो सबसे छोटी इकाई जो है, बस्ती की सबसे छोटी इकाई जो है वो होती है घर। अर्थात कहने का मतलब मेरा ये है कि घर यानी जो घरों के जो समूह होते हैं, देखिए भाई ये एक घर है, ये दूसरा घर है, ये तीसरा है, ये चौथा है, पांचवा है, छठा है, सातवां है, आठवां है, नौवां है, 10वां है, 11वां है, 12वां है, 13वां है, 14वां है। यानी कहने का मतलब ये सारे घर हैं। और ये घरों का क्या है? एक समूह है। घरों का समूह है और इस समूह को ही हम लोग बस्ती कहते हैं। और इसी बस्ती को क्या कहा गया है? अधिवास कहा गया है, सेटलमेंट, अधिवास कहा गया है। और ये जो अधिवास है, इस अधिवास में एक झोपड़ी से लेकर, एक गरीब की झोपड़ी से लेकर एक अरबपति, करोड़पति, अरबपति की गगनचुंबी इमारत हो सकती है, किसी राजा का महल हो सकता है, वो सारे घर ही कहलाते हैं, वो सारे अधिवास ही कहलाते हैं। तो प्रश्न आता है, एक पूछ लेते हैं छोटे प्रश्न के रूप में, हमारे यहां भी पूछ सकते हैं। हमारी जो पहली यूनिट है सेक्शन ए है की बात करते हैं, सेक्शन ए की बात करते हैं, उसमें पूछ लेते हैं कि अधिवास की सबसे छोटी इकाई, अधिवास की सबसे छोटी इकाई। तो आपको कुछ नहीं करना, अधिवास की सबसे छोटी इकाई की बात करते हैं तो आपको क्या लिखना है? घर लिखना। अधिवास की सबसे छोटी इकाई घर, और नंबर क्या आ जाएंगे? पूरे में से फुल बटा फुल। तो जनरल कंपटीशन में भी पूछ लेते हैं अधिवास की सबसे छोटी इकाई नंबर में से है, तो उसमें 4 ऑप्शन दे देंगे और एक ऑप्शन में घर की बात कर लेंगे। अब ये जो है
क्यों आवश्यकता पड़ी? भले ही मानव हो, भले ही कोई जीव हो, सबको क्या चाहिए? सबको चाहिए आश्रय। और आश्रय क्यों चाहिए? क्योंकि हमारी जो प्रकृति है, प्रकृति क्या है? परिवर्तनशील है। प्रकृति क्या है? परिवर्तनशील है। कभी आंधी आ गई, कभी तूफान आ गया, कभी आंधी आ गई, कभी तूफान आ गया, कभी तेज वर्षा हो गई और कभी खूब गर्मी आ गई, कभी ओश आ गई, कभी कुहर आ गया, कभी ठंडी रात हो गई, कभी गर्म दिन हो गई। ये सारी की सारी जो परिस्थितियां हैं, ये प्रकृति की परिवर्तनशीलता है। और इसी परिवर्तनशीलता से बचने के लिए, इसी परिवर्तनशीलता से बचने के लिए जीवों ने अपने आप को सुरक्षा प्रदान की, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, अपने आप को विपरीत परिस्थितियों से बचाने के लिए आश्रय स्थल की खोज कर ली। और वही आश्रय स्थल क्या कहलाए? घर कहलाए। और वही आश्रय स्थल घर कहलाए। और इन घरों के समूह को क्या कहा गया? अधिवास कहा गया। अब अधिवास की बात करें हम लोग तो अधिवास का का समूह है वो एक गरीब की झोपड़ी से लेकर किसी राजा का महल भी हो सकता है, वो अधिवास की श्रेणी में आता है। अब जो अधिवास, जब मानव बसाव की जो बात करते हैं, मानव बसाव की जो बात करते हैं, तो उस बसाव में उसके जो घर हैं, वो जो घर है उसकी कार्यकुशलता के आधार पर, उसके जीवन यापन के आधार पर, उसकी दिनचर्या के आधार पर अधिवासों को दो भागों में बांटा गया है। अधिवासों के दो भाग हैं, वो कौन से हैं? एक ग्रामीण है और दूसरा नगरीय कह लो या शहरी कह लो। अगर हम लोग भारत की संदर्भ में बात करते हैं तो भारत की लगभग 78% के आसपास जो पॉपुलेशन है वो ग्रामीण है, गांव में लोग निवास करते हैं। 78% जो जनसंख्या है वो ग्रामीण है, गांव में निवास करती है। और भारत को गांव का देश कहे तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था का जो आधार है वो क्या है? कृषि है। कहते हैं कि भारत के 70% लोग जो हैं वो कृषि करते हैं। और 70% लोग जो कृषि करते हैं वो यूं तो है नहीं कि अपने खेत को छोड़ के कई कई किलोमीटर, कई कई कोसों दूर जाकर अपना घर बना लेंगे। उनका घर कहाँ है? वही जो खेत है, जो कृषि एरिया है उसका, उसके आसपास कृषि करने वाले लोगों का, सभी लोगों के अपने अपने घर होते हैं। और उन घरों की जो बस्ती होती है उसको क्या कहा गया है? ग्रामीण अधिवास कहा गया। ये लोग
जमीन से जुड़े हुए सारे कार्य करते हैं। जमीन से जुड़े हुए कार्यों से तात्पर्य मेरा उन प्राथमिक व्यवसायों से है। गांव के जो लोग हैं जमीन से जुड़े हुए कार्य करते हैं, उनमें मैं भी शामिल हूं। कृषि करना हमारा पुश्तैनी कार्य है। हमारे पूर्वज भी कृषि करते आ रहे हैं और हम लोग भी कृषि करते हैं। वही पिछली साल वो लॉकडाउन लग गया था और लॉकडाउन के बाद हमारे शिक्षण संस्थाओं में कार्य बंद हो गया था और हम लोग बेरोजगार हो गए थे। आय तो हमारे कार्य के हिसाब से बंद हो गई थी, शून्य आय हो गई थी और खर्चे हम लगातार बढ़ रहे हैं। तो अपने जीवन यापन को सकुशलता से चलाने के लिए कार्य तो करने पड़ते हैं। खेत है हमारी कृषि क्रियाएं करते हैं। खेत का कुछ भाग हम लोग हिस्से पे दे देते हैं, लेकिन जब लॉकडाउन लगा पता लग गया, पता नहीं इसका भरोसा नहीं है कितने दिन चले। तो पिछली साल हमने खेत हिस्से पे देना बंद कर दिया और खुद ने ही काफी विस्तृत बड़े एरिया में कृषि करना प्रारंभ कर दिया और खूब फसल ली हमने और हमारी आर्थिक व्यवस्था है वो सुदृढ़ की सुदृढ़ रही। एक साल तक डट के काम किया। कहने का मतलब हमारा ये है कि कृषि कार्य की बात है। ग्रामीण जो लोग हैं वो प्राथमिक व्यवसायों से जुड़े होते हैं। उनका जो कार्य हो प्राथमिक प्रकार का ही होगा, जैसे कृषि करना, पशुपालन करना, खनन करना, इस प्रकार के जो कार्य है, मछली पालन करना, जो तटीय जो क्षेत्र है मत्स्य पालन भी किया जाता है। ये कार्य सारे के सारे कार्य जो है ग्रामीण लोग करते हैं और उनके जो घर होते हैं वो ग्रामीण निवास कहलाते हैं। भाई सीधी सी बात है। अब उसी प्रकार से नगरीय निवास की बात करें, बाद में लिखेंगे हम लोग, पहले इसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। नगरीय निवास की बात करते हैं तो प्राथमिक व्यवसायों को छोड़कर जितने भी कार्य हैं, प्राथमिक व्यवसायों को छोड़कर जितने भी कार्य हैं, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक और पंचमक प्रकार के जो कार्य हैं उनको अधिकांश 90 से 95% जो कार्य हैं उनको शहर के लोग करते हैं। और ये जो कार्य है वास्तव में होते भी हैं, भारी भरकम होते हैं और मशीनों के द्वारा संपन्न करवाए जाते हैं या फिर विभिन्न प्रकार के रिसर्च अनुसंधान वगैरह होते हैं, विभिन्न प्रकार की सेवाएं होती है, वो सारी की सारी शहरों में होती है ज्यादातर, और शहरों में होती है। और उस कार्य को करने वाले जो लोग हैं वो भी अपना घर, अपना रहन बसेरा शहरों में बना लेंगे और उनको शहरी अधिवास या नगरीय अधिवास कहेंगे। तो ये चीजें हैं। अब बात आती है हमारी कि जरूरत क्यों पड़ी। जरूरत तो भी पड़ती है, हम लोग कहीं भी गए हुए हैं, जहां कहीं भी हो, हम लोग अपने आवास स्थल से कितनी भी दूर हो, जब शाम ढलती है, शाम ढलते ही सूर्यास्त होने के बाद सबके मन में ये रहती है कि हम लोग सूर्यास्त होने वाला है और हम लोग घर जाएंगे। क्या करेंगे? हम लोग घर जाएंगे तो जाना ही पड़ेगा। हम लोग कहीं यात्रा के ऊपर गए हुए हैं या हमारा जॉब कहीं है, हमारी नौकरी कहीं दूसरी जगह है। जब हमारी वीकली सप्ताह संडे आता है या फिर 15 दिन से या फिर महीने भर
कोई आ रहा है तो कहते हैं कि अरे महीना हो गया भाई, अब तो गांव जाके आएंगे, घर जाके आएंगे। तो सबका ये रहता है कि जन्मभूमि से प्रेम होना भी चाहिए और है भी, अपनी मातृभूमि से प्रेम होना भी चाहिए और है भी, और अपनी मातृभूमि के ऊपर ही घर है। हम लोग कहीं भी रहेंगे, कितनी दूर रहेंगे, लेकिन हमारा जो आवास है, हमारा जो घर है, एक घर तो हमारा गांव में होना ही चाहिए, ये बात है। तो अब हम लोग इसको सिस्टमैटिक ढंग से थोड़ी शुरुआत कर लेते हैं। तो आप लोग सिस्टमैटिक ढंग से हम लोग इसकी शुरुआत कर लेते हैं। खड़ी देखिए हम लोग मानव अधिवास, मानव अधिवास, हमन शब्द में मानव अधिवास। सामाजिक जीवन के रूप में रहने के लिए सामाजिक जीवन के रूप में रहने के लिए मानव द्वारा बनाए गए निवास को मानव द्वारा बनाए गए निवास को मानव का अधिवास कहते हैं। सामाजिक जीवन के रूप में रहने के लिए मानव द्वारा बनाए गए निवास को मानव का अधिवास कहते हैं। इसका निर्माण पृथ्वी पर है। इसका निर्माण पृथ्वी पर पाई जाने वाली स्थानिक भिन्नताओं के अनुसार पाई जाने वाली स्थानिक भिन्नताओं के अनुसार उपलब्ध निर्माण सामग्री तथा विद्यमान परिस्थितियों के अनुसार करता है तथा वह विद्यमान परिस्थितियों के अनुसार करता है। मानव की मुख्य तीन आवश्यकताएं महत्वपूर्ण होती है। और कौन सी होती है? तीन बातें महत्वपूर्ण होती है। सुनी होगी आपने, रोटी, कपड़ा और मकान। सुनी भी होगी और देखी भी होगी। सुनी भी होगी और देखी भी होगी, यानी भोजन, यानी वस्त्र और यानी घर। ये तीनों आवश्यकताएं हैं वो प्राथमिक होती है और महत्वपूर्ण होती है। इसके बिना काम नहीं चलता।
अधिवास स्वयं मानव अपने रहने के लिए, अधिवास स्वयं मानव अपने रहने के लिए, लिखिए, अधिवास स्वयं मानव अपने रहने के लिए, अपने जीवन निर्वाह में काम आने वाली, अपने जीवन निर्वाह में काम आने वाली विभिन्न वस्तुओं को रखने के लिए, काम आने वाली विभिन्न वस्तुओं को रखने के लिए, अपने जीवन में काम आने वाली विभिन्न वस्तुओं को रखने के लिए तथा मानव के लिए उपयोगी पालतू पशुओं, उपयोगी पालतू पशुओं, उपयोगी पालतू पशुओं को रखने के लिए और अनेकों, हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि जलवायु या मौसमी विषमताओं से बचने के लिए, मौसमी विषमताओं से बचने के लिए स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए और सामाजिक जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, सामाजिक जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए आदि विभिन्न प्रक्रियाओं को मानव प्रक्रियाओं के लिए मानव अधिवासों का निर्माण करता है। आदि प्रक्रियाओं के लिए मानव अधिवासों का निर्माण करता है। इस प्रकार अधिवास का निर्माण मानव अपने भौतिक वातावरण की शक्तियों के साथ साथ सामाजिक के साथ साथ समायोजित करने के लिए करता है, समायोजित करने के लिए करता है। पैराग्राफ बदलिए, आवास, मकान, घर, आवास, मकान, घर, आवास, मकान, घर या निवास स्थान, आवास, मकान, घर या निवास स्थान, आवास, मकान, घर या निवास स्थान अधिवास की मूलभूत इकाई होता है। मूलभूत इकाई होते हैं, मूलभूत इकाई होते हैं जो एक झोपड़ी या झोपड़ी या भव्य इमारत हो सकती है। अभी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की कि झोपड़ी भी अधिवास में आ गई है और कोई राजा का महल या भव्य इमारत, कगन जो भी इमारत वो भी इसी में आ गई। अधिवास मकानों के समूह होते हैं, लिखिए आगे।
आदिवासी मकानों के समूह होते हैं। आदिवासी मकानों के समूह में बस्तियां छोटे रूप में विकसित होकर बस्तियां छोटे रूप में विकसित होकर नगरों महानगरों महानगरों विराट नगरों और विश्व नगरों एवं विश्व नगरों का रूप धारण कर लेते हैं। कब कर लेते हैं ये धारण रूप? सबसे पहले क्या होता है कि झोंपड़ी, एक घर था, फिर घरों के समूह हो गए, आगे से आगे उन्नति होती गई, उन्नत दर उन्नत बढ़ते गए, विकास होता गया। जैसे जैसे मानव का, जैसे जैसे हमारा विकास होता गया, वैसे वैसे हमारी झोंपड़ी आकर्षक रूप में बढ़ती गई, परिवार बढ़ते गए, घर बनते गए, बड़े बड़े बनते गए और विकास उत्तर होता गया। ये जो हमारी बस्ती थी वो काफी बड़ी हो गई और काफी विकसित हो गई और कई बस्तियां एक साथ मिल गई और नगर बन गए, महानगर बन गए, विराट नगर बन गए। अरे भाई, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता जो नगर है कभी ऐसा ही हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ आपने नाम सुना होगा, वो इसी प्रकार के थे सारे के सारे और एकदम नहीं बने थे। हुआ क्या है, धीरे धीरे विकास की तरफ अग्रसर होते गए और अपना बड़ा विशाल रूप धारण करते हैं और विकास की तरफ अग्रसर होते गए। अब आवासों के परस्पर संपर्क के लिए अब ये बन तो गए नहीं, अब बनने के बाद इनका संपर्क भी तो जरूरी है। संपर्क के बिना तो क्या करें? लॉकडाउन में क्या करें? इस संपर्क को तो बंद कर रहे हैं, फिजिकली जो संपर्क है उसी को बंद कर रहे हैं। बंद कर देंगे तो वायरस का फैलाव नहीं हो पाएगा, लोग संक्रमण नहीं होंगे, अपने अपने घरों में रहेंगे और आप भी रहेंगे और हम भी रहेंगे। तो उनका परस्पर संपर्क के लिए, चलो छोड़ो इस बात को, संपर्क के लिए पगडंडी, पैदल चलने के लिए कच्चा रास्ता पगडंडी, शॉर्टकट पगडंडी, गली सड़क, गली सड़क, तथा परिवहन के मार्ग, परिवहन के मार्ग की बात करते हैं, स्थल मार्ग, जल मार्ग भी हो सकते हैं। संपर्क स्थापित करने की बात करते हैं लोग, एक नगर से, एक बस्ती से दूसरी बस्ती में, एक नगर से दूसरे नगर में, एक नगर से दूसरे महानगर में, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए वहां का रास्ता कैसा है? अगर बीच में जल है तो हम लोग क्या करेंगे? जलीय परिवहन साधन को काम में लेंगे, बोट लेंगे, पानी वाली जहाज में चढ़ेंगे हम लोग।